नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिंदी साहित्य संगम धाम में। तो पृथ्वीराज रासो को हमने पढ़ा था इससे पिछली वीडियो में और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रह गए थे और आलोचकों के मत रह गए थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आलोचकों के मत क्या हैं। इसके महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देखते हैं और जो आलोचकों ने पृथ्वीराज रासो के विषय में जो कथन कहे हैं उनको हम देखेंगे। यहाँ से प्रश्न बनता है, तो देखिएगा। पृथ्वीराज में 68 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से हैं कवित्त, भुजंगी, चौपाई और दोहा। तो छंद पूछे कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, तो 68 है ना। इसमें 69 समय हैं और 68 प्रकार के छंद प्रयोग हैं। और मुख्य रूप से कौन कौन से छंद हैं इसमें? कवित्त है, भुजंगी है, चौपाई है और दोहा है। अगला पॉइंट है, पृथ्वीराज रासो में दी गई घटनाओं एवं इतिहास में वर्णित घटनाओं की तिथियों में 80 से 90 वर्ष का अंतर मिलता है। इसके निराकरण के लिए मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने आनंद संवत की कल्पना की है। उनके अनुसार पृथ्वीराज रासो में दी गई तिथियां विक्रम संवत में ना होकर आनंद संवत में है। यदि आनंद संवत के अनुसार गणना करें तो तिथियां इतिहास से मेल नहीं खाती। ठीक है, ये कथन है इनका शुक्ल जी का पृथ्वीराज रासो के विषय में। नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य रचना माना है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य रचना किसने माना है, तो नरोत्तम स्वामी ने माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद में माना है। बे अंश प्रमाणिक मानते हैं। जो अंश सुख सुखी संवाद में है ना, बे अंश प्रमाणिक मानते हैं कौन? हजारी। तथा जिन अंशों में सुख सुखी संवाद नहीं मिलता बे अंश अप्रमाणिक हैं। तो इसको इन्होंने अर्ध प्रमाणिक रचना माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जो अंश मिलते हैं सुख सुखी संवाद में वो हैं प्रमाणिक हजारी के अनुसार, और जो सुख सुखी संवाद में नहीं मिलते वो अप्रमाणिक हैं। इस प्रकार से इन्होंने इसको अर्ध प्रमाणिक रचना माना है। अगला पॉइंट है, नगेंद्र ने इसे विशाल घटनाकोश कहा है। तो प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वीराज रासो को विशाल घटनाकोश किसने कहा है, तो नगेंद्र जी ने। गुलाब राय ने इसे स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। तो पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य किसने कहा, तो गुलाब राय ने। श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी इसे विशाल वीर काव्य मानते हैं। ठीक है, तो विशाल वीर काव्य मानने वाले हैं श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी। ठीक है, ये तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे पृथ्वीराज रासो को लेकर। अब हम आगे देखते हैं पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आलोचकों के मत क्या रहे। जैसे शुक्ल जी का कथन है कि चंद्रवरदाय हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो हिंदी का पहला महाकवि किसे माना है शुक्ल ने, तो चंद्रवरदाय को। और प्रथम रचना माना है, प्रथम महाकवि माना है चंद्रवरदाय को, और प्रथम महाकाव्य माना है पृथ्वीराज रासो को। ये शुक्ल जी का था। अगला भी शुक्ल जी का है, पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी काव्य ग्रंथ ही है, फिर क्यों उसमें घटनाएं और नाम ठीक ठाक हैं। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। तो पृथ्वीराज रासो को जाली कहने वाले हैं, किसने कहा है जाली? जयानक ने। हाँ, अगला है श्याम सुंदर दास जी का, पृथ्वीराज रासो प्राचीन काल के साहित्य का पिंगल भाषा में ग्रंथ है। ये श्याम सुंदर का है। बच्चन का है, पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। राजनीतिक महाकाव्य किसने माना है? बच्चन सिंह ने। पृथ्वीराज रासो राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये भी बच्चन ने कहा है। पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद में मिलती है। पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद में मिलती है। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती वो उन्हें अपेक्षित मानना चाहिए। ये हजारी का था। अगला है, युद्धों के प्रसंगों में पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल का रूप धारण करती है, किंतु विवाह और प्रेम इत्यादि सुकुमार प्रसंगों में वह प्रधान रूप से पिंगल ही बनी रहती है। वस्तुतः मूल पृथ्वीराज रासो सौर सैनी अपभ्रंश में लिखा गया था, जो परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न और बड़ी हुई थी। ये हजारी का कथन है। पृथ्वीराज रासो की भाषा वास्तव में अपभ्रंश ही है। ये है मुनि जिन विजय का। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने का ग्रंथ है। उसमें व्याकरण आदि का कोई
व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, ये शुक्ल का कथन है। अन्य तथ्य जैसे कि पृथ्वीराज रासो की भाषा के व्याकरण पर सबसे पहले विचार किसने किया है, तो भीमसेन ने किया है 1873 में। हरनले दूसरे भाषा वैज्ञानिक थे जिन्होंने पृथ्वीराज की भाषा पर विचार किया है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को सड़ भाषा कहा है। तो ये थे हमारे पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आलोचकों के मत। आगे मिलते हैं जैन और रास साहित्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। अगली वीडियो में मिलते हैं जैन साहित्य के साथ।